जी सुना है? किस देश ने किया? अमेरिका ने किया। कौन से देश का किया? वेनेजुएला के। वेनेजुएला एक महत्वपूर्ण देश है। महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से है कि वेनेजुएला की जमीन के अंदर बहुत सारा क्रूड ऑयल, कच्चा तेल है, जिस कच्चे तेल की मांग दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा है, जो सबसे महंगी वस्तु है। सबसे महंगी वस्तु के ये समझो कि हीरे चांदी भरे पड़े हैं वेनेजुएला के भीतर, और अमेरिका को चाहिए ये हीरे चांदी। तो अमेरिका ये कहता है कि वहां जो आदमी सत्ता पर होगा वो यदि मेरे हिसाब से काम करेगा तो मैं उसे सत्ता चलाने दूंगा, और अगर मेरे हिसाब से काम नहीं करेगा तो मैं उसे सत्ता चलाने नहीं दूंगा, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। इसीलिए उसने क्या किया कि जो वर्तमान राष्ट्रपति है, पहले तो उसके खिलाफ समाज के भीतर एक दुष्प्रचार किया। वो खुद भी खराब आदमी है, खैर बहुत अच्छा आदमी तो नहीं है, लेकिन जैसा कैसा भी है, पहले उसके खिलाफ दुष्प्रचार किया, उसे उसी के समाज में बदनाम कर दिया, और बदनाम करने के बाद उसने क्या किया कि वहां से उस राष्ट्रपति को उठा लिया और कहा कि वेनेजुएला में राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां ठीक नहीं चल रही हैं, जब तक इसका लोकतंत्र ठीक पटरी पर नहीं आ जाता तब तक हम ही वेनेजुएला के मालिक हैं। और अब इसके बाद वो वहां चुनाव कराएगा, और चुनाव करा के वहां किसी को राष्ट्रपति बनाएगा। अच्छा ये बताओ किसे राष्ट्रपति पद देगा? किसे देगा? जो इसी की भाषा बोलेगा, जो इसी का पपेट होगा, उस पपेट को वो वहां राजा बना देगा, और फिर उस राजा के माध्यम से जितना वो जो सोना चांदी हीरे जवाहरात तेल के रूप में इसके भीतर संचित हैं, उन्हें अपनी मर्जी से दोहन करेगा और अपनी मर्जी से बेचेगा। आप आश्चर्य करोगे, दुनिया में वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा तेल उपस्थित है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा तेल संसार को कौन बेचता है? अमेरिका बेचता है। सबसे ज्यादा इस तेल का शोधन कौन करता है? अमेरिका करता है। पूरी दुनिया में उसके आसपास भी कोई नहीं है, जबकि अरब देशों के पास तेल उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन उसकी सत्ता का विकेंद्रीकरण ऐसा है कि उसने दूसरों की सत्ताओं में घुसपैठ करके आज उन पर अपना कब्जा कर लिया। बिना शासन को अपने हाथ के नीचे लाए भी वो शासन को अपने हिसाब से चला रहा है। ये केवल वेनेजुएला में नहीं कर रहा है, ये वो भारत के पास पाकिस्तान में कर रहा है, ये वो भारत के पास बांग्लादेश में कर रहा है, ये वो भारत के पास नेपाल में कर रहा है, ये वो भारत के पास श्रीलंका में कर रहा है। इस समझने का प्रयास करना, पूरी दुनिया में अमेरिका इस काम को कर रहा है, पूरी दुनिया में। आज की परिस्थिति क्या है इसे समझने का प्रयास करना। कल एक बंधु मुझे कह रहे थे, गाड़ी में मेरे साथ थे, तो वो बोले कि दुनिया में विश्व युद्ध की संभावनाएं बढ़ रही हैं। मैंने कहा नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? मैंने कहा भैया हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, आपने सुनी होगी कि काजी की मारी हलाल होती है। सुना है कि नहीं सुना है? जो ताकतवर होता है वो कुछ भी कर दे, उसे कोई उंगली उठाने वाला संसार में नहीं है। आपने तुलसीदास जी की एक बात सुनी होगी, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो सामर्थ्यवान है वो कुछ भी कर दे, उसे कोई दोष नहीं लगता है। अब अमेरिका ने कर दिया, उसे संसार में दो देश चुनौती देने की स्थिति में हैं, दे सकते हैं, एक रशिया और एक चाइना। लेकिन रशिया अपना यूक्रेन युद्ध छोड़कर क्या अमेरिका के साथ लड़ने जाएगा? नहीं जाएगा। चाइना ताइवान युद्ध छोड़ के उसके साथ लड़ने जाएगा? नहीं जाएगा। वो अपनी अपनी जमीन संभालेंगे, अपनी अपनी चीजें देखेंगे। हालांकि उनका बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन वो इसमें कूदने वाले नहीं। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच में एक गजब की परिस्थिति यह है कि मैं आपको जियोग्राफी नहीं दिखा सकता हूं यहां भाषण के माध्यम से, लेकिन यदि आप सावधानी से देखो, अपने घर जाकर सर्च करना, कोशिश करना कभी लीलावती कलावती को छोड़कर इन चीजों को देखने की भी, कि भारत को चाइना ने चारों तरफ से घेर रखा है। भारत को चाइना ने अपने चारों तरफ से व्यापारिक संस्थान, ना जाने कितनी प्रकार के एग्रीमेंट भारत के चारों तरफ उसने बुन दिए हैं, और भारत बीच में। ये अमेरिका रोज भारत को चुनौती दे रहा है। और देखो, बुरा नहीं मानना इस बात का, मैं वोटर हूं, वर्तमान सरकार का मैं वोटर हूं, इस बात से नाराज नहीं होना, लेकिन अनेक स्थितियों में हम लचर जवाब देते हैं या हमारे पास जवाब नहीं है, क्योंकि हम आज कमजोर हैं, हम उतने मजबूत नहीं हैं कि हम जवाब दे सकें। अभी इन्हीं दिनों ट्रंप ने मोदी जी के बारे में बहुत गंदी और अपमानजनक टिप्पणी की, लेकिन हमारी तरफ से उसका कोई जवाब नहीं गया। भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ, उसके बीच में भी उन्होंने बहुत गंदी बातें की, लेकिन भारत की तरफ से कोई मजबूत जवाब नहीं गया।
क्योंकि आज हम कमजोर हैं और हमें ये देखना है इस कमजोरी से ताकत की ओर हमें कैसे बढ़ना है। ऐसे में खाम का लड़ने का भी कोई लाभ है नहीं। लेकिन ये विचार करने की जरूरत है कि पास बैठा वेनेजुएला जब अमेरिका के खिलाफ जाएगा तो अमेरिका वेनेजुएला को खा जाएगा। पास बैठा यूक्रेन जब रशिया के खिलाफ जाएगा तो रशिया यूक्रेन को खा जाएगा। लेकिन पास बैठा बांग्लादेश जब भारत के खिलाफ काम करेगा तो भारत की बांग्लादेश को खाने की सामर्थ्य, बोल पड़ो, नहीं। 2 योजना पहले, जब पहली योजना नरेंद्र मोदी जी की आई तो उस पहली योजना में सीमा समझौता विवाद किया गया। सीमा विवाद को निपटाने के लिए सीमा समझौता किया गया। डॉक्टर साहब को तो पता होगा 155 गांव देने पड़े हमें। 155 गांव बांग्लादेश जैसे पिद्दी देश को देने पड़े जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं। हम भीख दे देते हैं, उसके पेट में रोटी आती है, भीख देते हैं तब रोटी आती है। 155 गांव से हमें देने पड़े। आज बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाकर मारा जा रहा है, लेकिन हमारी ये सामर्थ्य नहीं है कि हम बांग्लादेश जैसे पिद्दी देश को चुनौती दे सकें, क्योंकि उसके पीछे अमेरिका और रशिया खड़ा है। ये सारी चीजें, ऐसी परिस्थितियों में आपको अपने बालकों को चेताने की जरूरत है कि आपके बालक किस तरह काम करें। बंधुओं, तुम्हारे बालक जिन्हें संस्कारवान बनाना चाहते हो, देखो अगर बहन जी ने अपने पोते का नाम संभाजी रखा है तो ये बताओ उनकी संभाजी नाम रखने के पीछे कोई आकांक्षा है या नहीं है? बोलो भाई, संभाजी नाम यूं ही तो नहीं रखा जाएगा। यूं ही नाम रखना होता तो क्या रखते? डेविड रख लेते हैं, कुछ भी 100 नाम है, कूड़ामल रख लेते। नाम रखने को तो 1000 नाम है, टिंकू, चिंटू, पिंटू, मिंटू, 1000 नाम है, वो नाम रखे सकते थे। लेकिन जब उसका नाम संभाजी महाराज रखा गया तो उसके पीछे जो दिमाग काम कर रहा है वो दिमाग कुछ सोच रहा है, इसलिए उसका नाम संभाजी रखा गया है। इसलिए नाम संभाजी रखा गया है। इस संभाजी के भीतर संभाजी होने की संभावनाएं भरना इस समय कितना जरूरी है, इसे समझने का यत्न करो। यदि नहीं समझा तो हालत खराब होगी। भारत चारों तरफ चाइना और अपने शत्रु देशों से घिरा हुआ है। बस मित्र या शत्रु कहकर उत्तर देना मुझे। भारत के चारों तरफ देश जो है, ईमानदारी से बताओ मुझे, पाकिस्तान मित्र या शत्रु? अरे इतना तो बोलो, शत्रु। अफगानिस्तान बोलो, चाइना, बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका भी मित्र नहीं है, ये याद रखना। नेपाल और श्रीलंका भी मित्र नहीं है, चारों तरफ शत्रुओं से घिरे हुए हैं। देश के भीतर क्या स्थिति है? देश के भीतर स्थिति यह है कि इसी देश के भीतर रहने वाला व्यक्ति, उसे हमने उठाकर उपराष्ट्रपति बना दिया और उपराष्ट्रपति बनने के बाद कहता है कि इस देश में मुसलमानों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है और मुसलमान इस देश में डर कर जी रहा है। जब देश आजाद हुआ, बंटवारा हुआ, मुसलमान पाकिस्तान चले गए, भारत में केवल 3 करोड़ मुसलमान बचे 1951 में, केवल 3 करोड़ मुसलमान। 1951 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक वक्तव्य है जो कलकत्ता में उन्होंने दिया था। ऑल इंडिया रेडियो ने इसे रिकॉर्ड किया था, यूट्यूब पे आपको मिल जाए। वहां वो 3 करोड़ की 3 करोड़ का प्रमाण दे रहे हैं कि 3 करोड़ मुसलमान भारत में रह गए थे। वो 3 करोड़ मुसलमान इन 75 साल में आज बढ़कर 30 करोड़ हो गए। कितने हो गए? 30 कितने गुना वृद्धि है बोलो? 10 गुना। 3 करोड़ से 30 करोड़ गुना तो बोलो 10 गुना। 10 गुना। अगर वो अपनी वृद्धि दर ना भी बढ़ाएं और अगले 75 साल में केवल इसी वृद्धि दर से बढ़े तो 30 करोड़ का 10 गुना 300 करोड़। 300 करोड़ कितना होगा? 300 करोड़। और वो अपनी वृद्धि दर घटाने के लिए तैयार नहीं है। उनकी वृद्धि दर निरंतर बढ़ रही है, वो 300 करोड़ के लक्ष्य के साथ बढ़ रहे हैं। उन्होंने जनसंख्या विस्फोट और घुसपैठ को अपना तरीका बनाया है कि वो इस देश में, अच्छा तुम तो अपनी जिंदगी जीकर मर जाओगे, कितने दिन के हो तुम में से अधिकांश 40-50 साल के हो चुके हैं, तो तुम्हारे पास बचे मुश्किल से 15-20 साल, क्योंकि 15-20 साल के बाद तुम्हारी गर्दन हिलनी शुरू हो जाएगी, घुटने काम नहीं करेंगे, तुम्हें पहली मंजिल पर चढ़ने के लिए भी लिफ्ट की जरूरत पड़ेगी, सहारा देकर खड़ा किया जाएगा, सहारा देकर बिठाया जाएगा। जब तुम 80 साल के हो जाओगे तो उसमें तो तुम्हें सुनना बंद हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा, तुम किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए भैया जो सुख का समय था वो तुम तो जी चुके। अब आने वाला समय, दुख का जो आने वाला है, उसे कौन भोगेगा? बोलो, तुम्हारी संतान भोगेगी, उसे तुम्हारी संतान भोगेगी। और तुम्हारी संतान के लिए तुम कैसा वातावरण छोड़कर जाना चाहते हो, ये निर्णय करेगा कि तुम कैसे व्यक्ति हो।
तुम अपनी संतान के लिए अच्छा समय छोड़कर जाना चाहते हो या बुरा समय छोड़कर जाना चाहते हो? सोचो, महाराणा प्रताप भी समझौता कर लिए होते अकबर के साथ तो अपना जीवन सुख से कट सकता था कि नहीं है? अच्छा, आज हमने समझौता कर लिया कि नहीं कर लिया? बोलो भाई, बोलो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका विश्वास। किनका विश्वास? जो तुम्हें काफिर मानते हैं और कत्ल करने वाली किताब पढ़ते हैं। कत्ल करने वाली किताब को अपनी धार्मिक पुस्तक कहते हैं, जिस पुस्तक में लिखा है कि जो मोहम्मद पर ईमान नहीं लाता वो काफिर है, काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल कर दो। जिस किताब में ये लिखा है वो उस किताब को अपना धार्मिक पुस्तक मानते हैं, इल्हामी और खुदाई पुस्तक मानते हैं। उन लोगों पर तुम विश्वास करते हो, उनके विकास की बात करते हो और उनके साथ की बात करते हो, वो तुम्हारा साथ देंगे, वो तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, ऐसा तुम्हें भ्रम है। और एक चीज और भी, संतान कैसी बुरी हो तुम ये समझने का प्रयास करो। महाराणा प्रताप मर गया लेकिन उसने समझौता नहीं किया, उसने कभी समझौता नहीं किया। मैं वर्तमान में एक संगठन की बात करता हूं, नाम नहीं लूंगा, पर जो सुधी लोग हैं, विद्वान लोग